हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने वो चैप्टर को कवर कर लिया होगा, उसके न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की हम लोगों को नीड क्या है ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बॉडी या फिर लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें हुआ करती हैं वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ करती हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है कि हम लोगों को उसमें जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है एटम, उसके बारे में पता होना चाहिए। समझ आ रही बात, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को और बेटर कर सके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं वो हम लोग को नहीं दिख पाती हैं, हम लोग नहीं देख सकते उतने छोटे छोटे एटम्स को, पर वो एग्जिस्ट करते हैं। वही आपस में रीअरेंज होते हैं, उन्हीं से रिएक्शंस हुआ करती हैं, और सारे प्रोसेस भी बेसिकली एटम्स की वजह से ही हुआ करते हैं। तो जब तक हम लोगों को नहीं पता चल पाया कि एटम के अंदर क्या हुआ करता है तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक ऐसे मान लीजिए, कभी कभार क्या हुआ करता है कि हम लोग किसी इंसान, किसी पर्सन को देखते हैं, वो दिखने में लग रहा, मान लीजिए ऊपर से आपने उसको देखा, वो फिट एंड फाइन लग रहा है, पर आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, या फिर क्या ऐसी क्वालिटीज हुआ करती हैं, तो आप उसको जज नहीं कर सकते और आप उससे किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन भी गैदर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से सिर्फ हम किसी मैटर को देख करके नहीं पता कर सकते कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्योंकि मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हुआ करती हैं, उसके एटम पर डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से हम लोग जब तक एटम के अंदर को नहीं जान लेंगे, तब तक एटम कैसे बॉन्ड करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, कैसे वो रिएक्शन शो करेंगे, ये हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, अगर आपको याद होगा, तो जो हम लोग का प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या बताया गया था, डाल्टन्स ने फर्स्ट पोस्टुलेट ही दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल। पर एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि वो उन्होंने, उनकी थ्योरी जो थी वो बहुत पहले आई थी, 800 के आसपास आई थी। तो उस टाइम पर रिसर्च इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी कि हम लोग पता कर पाए कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें हुआ करती है, नहीं हुआ करती हैं। आप इसको एग्जांपल सपोज कीजिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा, भारत। ठीक है, और अगर आप ये किसी छोटे बच्चे से, लेट से फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे से अगर आप पूछे कि बेटा आप इसके कितने पार्ट कर सकते हो, मतलब इसे एक्सपेंड करके कैसे लिख पाओगे, तो वो क्या लिखेगा, इसको वो ऐसे लिखेगा, है ना। लेकिन अब अगर मान ली यही सेम क्वेश्चन आप सिक्स सेवेंथ के बच्चे से पूछे जा करके, जिसने हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद पढ़ रखा हो, तो वो उसे कैसे लिखेगा, वो उसको एक्सपेंड कर देगा, आधा भा प्लस बड़ा आ, आधा रा, छोटा आ, ता और छोटा आ, ऐसे लिख सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये आप इमेजिन कर लो, ये बहुत अर्ली स्टेज थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जस्ट लाइक डाल्टन्स। तो जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उस टाइम पर इतनी एडवांस चीजें नहीं हुआ करती थी कि आप उसको पार्टिकल को और तोड़ सको। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, क्लासेस बढ़ते चले गए, तो बच्चे को पता चल गया कि हाँ, इसके भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ करते हैं। इसी प्रकार से और रिसर्च कंडक्ट की गई, और हम लोग को पता चल गया कि एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हम लोगों का होने वाला है वो बहुत इंट्रोडक्टरी होने वाला है। सबसे पहले आज का अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि आपने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। हम लोग का लेक्चर किसके बारे में होने वाला है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक्स का मतलब क्या हुआ करता है, जो पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं। समझ आ रही बात है। तो वैसे तो क्लास 9th में आप लोगों ने सीख ही रखा होगा कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पर हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि 11th आपका बेसिक बिल्कुल, आप मान लीजिए आप ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखो तो पहला चैप्टर जो था उसमें बहुत बहुत फंडामेंटल लेवल की केमिस्ट्री यूज हो रही थी। आप ये मान के चलिए सेकेंड चैप्टर जो है आपका, ये यहाँ से आपकी एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। समझ आ रही बात सभी को है। तो अगर आपने पहले चीजें पढ़ भी रखी हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखी हैं तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हाँ, चीजों का ओरिजिन कहाँ से हुआ करता है। समझ आ रही बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे, इनको कैसे डिस्कवर किया गया था। तो बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सबसे पहला जो पार्टिकल डिस्कवर किया गया था वो यही था, इलेक्ट्रॉन।
समझ आ रही है बात सभी को? अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी डिस्कवरी जो हुआ करती है उसको कोई ना कुछ तो फंडामेंटल बेस हुआ करता है, जो कि मेनली क्या हुआ करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे आप मान लीजिए, आप बोलते हैं हम लोग कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। तो कैसे हुआ? कि उनका एक एक्सपेरिमेंट ही था काइंड ऑफ, कि जो उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा था वो भी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था, है ना? ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिस्कवरीज, इन्वेंशंस ये सब हुआ करते हैं। समझ आ रही बात है? तो साइंटिस्ट थे एक, जॉन थॉमसन। उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, विच वॉज कॉल्ड एज व्हाट? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वाले स्लाइड में या फिर इस वाले पूरे लेक्चर में बेसिकली हम लोग ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे जाकर के, ये जो आपको पढ़ाएंगे ना, ये सब आपको थ्योरेटिकली मिल जाएगा। समझ आ रही है बात है? लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप वो चैप्टर आप वहाँ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जा करके, तो आपको बहुत ईजी लगेगी वो चीज़ें। समझ आ रही है बात है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम जो है इसी के हेल्प से हम लोग सभी को समझ लेंगे। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इनका सेटअप क्या था, लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सेटअप क्या था इनका। देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेटअप था। अगर हम इसके एक जस्ट प्रीवियस स्टेज के बारे में बात करेंगे, तो बेटा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ट्यूब लिया। ठीक है, इस टाइप का एक ट्यूब लिया था, और क्या किया था, यहाँ से उन्होंने किसी एक पाइप के थ्रू सारी की सारी एयर, जितने भी हवा जो भी थी, सब निकाल दिया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया उन्होंने। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया, इस ट्यूब के दोनों साइड पे उन्होंने मेटल के पीसेस अटैच कर दिए थे। ठीक है, और उसको उन्होंने बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया ऐसे। इतना सिंपल सा सेटअप था। मतलब एक कांच का ट्यूब लिया, उसके अंदर उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया दोनों एंड पे, क्योंकि वो ट्यूब सील्ड था, तो दोनों एंड पे क्या कर दिया उन्होंने, एक एक मेटल पीस लगा दिया और उसको बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इसको अभी के हिसाब से नहीं, पहले के हिसाब से अगर आप देखो 1900 के आसपास से देखो, तो क्या यहाँ पर किसी भी टाइप का करंट फ्लो होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही थॉमसन को भी लगा कि यार यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं फ्लो हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि करंट फ्लो होने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में जितने भी अप्लायंस हुआ करते हैं, फैन, बल्ब, अगर उनके कनेक्शन में कहीं वायर कट कर दिया जाए, तो क्या बल्ब ग्लो ग्लो करेगा? क्या वो फैन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या, जब तक कनेक्शन नहीं होगा, वायर्स अटैच नहीं होंगे, करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा, तब तक वो चीज चली नहीं पाएगी। ऐसा थॉमसन को लगा, लेकिन उनको कुछ डाउट था कि यार यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। वो डाउट उनको इसलिए आया क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक ग्लोइंग लाइट टाइप की दिख रही थी, मतलब कुछ चमक जैसी आप उनको दिख रही थी इस ट्यूब के अंदर। समझ आ रही बात सभी को है? अगर आप लोगों ने पहले के टाइम पे जो बड़े बड़े टीवीज हुआ करते थे ना, पिक्चर ट्यूब वाले जो बड़े टीवीज हुआ करते थे, अगर आपने देखा होगा, तो वो भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते थे। और ये जो पूरा ट्यूब जो है, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये कैथोड रे क्यों बोलते हैं, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। समझ आ रही बात सभी को? अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इनको यहाँ पर एक लाइट ग्लो होती हुई दिखाई थी, तो इनके मन में क्यूरोसिटी आई कि यार यहाँ पर ये लाइट जो है, इसका नेचर पता करने का या फिर इसके बारे में और जानने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर ये मॉडिफिकेशन किया। समझ आ रही बात है? अब अगर आपको एक्सप्लेन करें ये मॉडिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, देखिए, कुछ नहीं, यहाँ पर भी देखिए, ये अभी भी कैथोड है, ये वाला पार्ट आपका कैथोड था, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आपको। ये आपका अभी भी कैथोड है और ये वाला पार्ट एनोड है। पर चेंज उन्होंने क्या किया, देखिए, इसको पहले क्या किया था, देखिए, ये आपका एनोड जो था वो पहले बिल्कुल इस ट्यूब के एंड पे लगा हुआ था। अभी उन्होंने क्या किया, इसको एनोड को थोड़ा सा आगे कर दिया, और इस पिक्चर में ऑल्दो एक ही होल दिखाई दे रहा है, पर उन्होंने क्या किया, कैथो आपका एनोड को परफोरेट कर दिया। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है कि उन्होंने पहले मेटल की एक डिस्क, एक प्लेट ली थी, पर इस बार क्या किया, मेटल में बहुत सारे होल्स कर दिए, जस्ट लाइक आपका जो जाली हुआ करती है ना, उस टाइप के। परफोरेटेड एनोड का मतलब ये था कि उन्होंने एनोड में काफी सारे होल्स बना दिए। समझ आ रही बात है? इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ आप ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए पूरा सॉलिड होता, तो यहाँ से अगर मान लो कोई पार्टिकल जाएगा तो स्ट्राइक करके यहीं पे रुक जाएगा। पर अगर मान लीजिए परफोरेट होगा, तो यहाँ पर कुछ गैप्स क्रिएट हो रहे होंगे, कुछ होल्स बन रहे होंगे, तो वहां से क्या होगा, पार्टिकल्स या रेस जो होगी वो वहां से निकल जाएंगी आर पार। इसलिए उन्होंने वहां पे परफोरेटेड एनोड का यूज किया। समझ आ रही बात है? अब ये जो रेस थे, इनके पार्टिकल्स को फर्दर क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया इन्होंने, जो ट्यूब जो था उसके एंड पे एक कोटिंग कर दी। ये कोटिंग बेटा किसकी थी? जिंक सल्फाइड की।
कुछ मटेरियल्स हुआ करते हैं जिनको आप फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल बोल सकते हो। इनकी खास बात क्या होती है कि जब इन पे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो चार्ज्ड हो या न्यूट्रल हो, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो एक चमक लगती है। एक चमक से आप उनको वहाँ पे ऑब्जर्व पाए, ब्राइट स्पॉट्स डेवलप होते हैं। समझ आ रही बात है? तो जिंक सल्फाइड की उन्होंने कोटिंग क्यों की? ताकि जो पार्टिकल्स जो थे उनको डिटेक्ट कर पाए कि हाँ यहाँ पे कोई चीज स्ट्राइक कर रही है। सभी को समझ में आ गई बात है? तो अब देखिए इन्होंने यहाँ पर होगा क्या, हाई वोल्टेज सप्लाई ने कर दिया। इससे क्या होगा, आपके कैथोड से कुछ रेस चलना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर एनोड पे आ गए, इन्होंने क्या किया, पहले एनोड को परफोरेट कर दिया। तो अगर पहले वाला एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ भी नहीं था, परफोरेटेड होने की वजह से कुछ रेस पास होकर के कहाँ चली गई हैं, स्क्रीन पे टकराई जाकर के, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ ब्राइट स्पॉट्स क्रिएट हो रहे थे। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो क्योंकि ये रेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से चलना शुरू कर रही हैं, कैथोड से। दैट्स वाई उन्होंने इसे क्या बोला, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। समझ आ रही बात है? अगर आप चाहें तो कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा CRT टीवीज, कैथोड रे टीवीज, तो वो यही टीवी आपको निकल करके आए, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट जो था, इसी को बहुत अच्छे ज़्यादा डेवलपमेंट करके, मॉडिफिकेशंस करके वो टीवी बनाए गए थे। समझ आ रही बात सभी को नहीं आ रही? अगर आप लोगों ने पहले कभी टीवी वाले ऑब्जर्व किए होंगे, तो वो टीवी अगर बंद हो जाते थे ना, स्टिल स्क्रीन के बीचों बीच में एक छोटा सा व्हाइट स्पॉट बन के आया करता था। वो यही चीज हुआ करती थी। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ये काफी बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने यहाँ से क्या चीज प्रूव करी जा करके कि कुछ, हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब वैक्यूम हमने बना रखा है, तो ये कैसे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। समझ आ रही बात सभी को नहीं आ रही है? तो उनके मन में ये बात आई कि यहाँ पर जो रेस ट्रेवल कर रही हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये किस टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और सेटअप किया। समझ आ रही बात है? तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैथोड रेज क्या हुआ करती हैं। पर कैथोड रेज की और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, उनके ऊपर जो चार्ज हुआ करता है उसे डिटरमाइन करने के लिए थॉमसन ने कुछ और चेंजेस किए, एक सेटअप लगाया था इसमें। वो क्या था, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। देखिए यहाँ पर भी कैथोड है, एनोड में यहाँ पे होल बनाया गया, परफोरेट किया गया उसको। और देखिए ये, अगर आप यहाँ पे पॉइंट बी देख पा रहे होंगे तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी आपका क्या है, जब नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वॉज अप्लाइड, मतलब जब आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर देखिए, ये आपके रेज जो है यहाँ पे ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं। इनके ऊपर सबसे पहले क्या किया थॉमसन ने, एक वोल्टेज, हाई वोल्टेज लगाया, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। समझ आ रही बात? देखिए ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये रे जो थी, जो पहले सीधे ट्रेवल कर रही थी, मतलब का स्पॉट ऐसे आ रहा था, अभी ये ट्रेवल होकर के ऊपर आ गया, मतलब द पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए। कब? जब उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अभी आप इस मैग्नेट पे नजर मत डालिएगा, ठीक है? अभी इस हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये रे जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो आप बताइए जो रे है वो कैसे चार्ज, उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट हुआ करता है? नेगेटिव। तो यहाँ से थॉमसन ने क्या कंक्लूजन डिराइव किया कि जो आपकी रे जो है वो कैसी है बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। और उन्होंने इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में बात सभी को समझ में आ गई है? मतलब आपके जो कैथोड रेस हुआ करती हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच वर कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात है? इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अभी क्या किया उन्होंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग है। अब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्या हुआ, ये पार्टिकल जो थे ये अब सी पॉइंट के लिए आ गए, नीचे के लिए डूब झुक गए करके, मतलब मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे। समझ आ रही बात सभी को? तो उन्होंने ये कंक्लूजन यहाँ पे ड्राइव कर दिया जा करके कि आपकी कैथोड रेस कैसे पार्टिकल से मिलकर बने होते बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। समझ आ रही बात है? तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट लिखेंगे, तो आपका ए पॉइंट कहाँ से आएगा, ए पॉइंट कहाँ के है, जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। समझ आ गई बात है? और पॉइंट सी कब आया था, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड वॉज अप्लाइड। समझ आ गई बात सभी को यहाँ तक है? तो ये एक्सपेरिमेंट था, यहीं से आप बोल सकते हो कि जो पहला आपका सब एटॉमिक पार्टिकल जो था, इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी हो पाई थी।
क्लियर होगी बात सभी को है। यही आप बोल सकते हो कि ये इस एक्सपेरिमेंट से नए डोर्स ओपन हो गए थे और रिसर्च की गई और काफी कुछ किया गया। तो इन्हीं में आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुल्लिकन, RS मुल्लिकन, ठीक है, आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच वॉज द फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी में एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। इसको उन्होंने क्यों किया था? ताकि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाल सकें। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आप इतना समझ लो बेसिकली उन्होंने किया कैसे था। देखिए आप इमेजिन कीजिए, लेट से मेरे पास ये पेन है। अब इस पेन को आप सपोज कर लो ये रे जो कैथोड रेज है ना, ये कैथोड रेज है, ठीक है। अब लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींच रही है इधर के लिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ के लिए खींच रही है। मतलब मान लीजिए इनिशियली पॉइंट बी है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो फिर वो सी की तरफ खींच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो वो ए की तरफ खींच गया। अगर किसी प्रकार से दोनों का जो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम इक्वल कर देंगे तो क्या ये पेन कहीं मूव करेगा? नहीं करेगा। तो यही किया गया, मतलब बहुत केयरफुली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से एडजस्ट किया गया कि कहीं पर जो आपकी कैथोड रेज है वो अगेन पॉइंट बी पर ही रहे। समझ आ रही बात है? इसके एक्सपेरिमेंट के बाद से क्या हुआ, उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला जो कि आया था आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी से आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया था विच वॉज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ आ गई बात है? ये वैल्यूज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हुआ करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपको गिवन भी होंगे। बस कहने का मतलब ये है, ये चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करके या फिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया। समझ आ गई बात सभी को है? तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस प्रकार से की गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि आपके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। तो स्टूडेंट्स एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, या इनका पूरा नाम आप सर्च कर सकते हो, ई गोल्डस्टीन नाम से इनका नाम आप सर्च कर सकते हो गूगल पे हो। इन्होंने क्या किया, इनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारा एटम कैसा हुआ करता है, न्यूट्रल। एटम पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो क्या पता पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हुआ करते हो। तो उन्हें क्या किया, उल्टा कर दिया। जैसे थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड उन्होंने सॉलिड लिया था, एनोड को परफोरेट किया था और यहाँ पे स्क्रीन लगाई थी। इस बार इन्होंने क्या किया है, एनोड को सॉलिड ले लिया और कैथोड को परफोरेट करके उसके पीछे स्क्रीन लगा दी। समझ आ रही बात है? अगेन सब कुछ सेम ऑब्जर्वेशंस आए, अभी फिर से यहाँ पे स्पॉट्स क्रिएट हो रहे थे। समझ आ रही बात है? इसको भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सपोज किया गया तो कंक्लूजन यहाँ पर ये पहुंचा कि इनकी प्रॉपर्टीज कैथोड रे से जस्ट अपोजिट थी। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? मतलब अगर मान लिए वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड से अवे अट्रैक्ट हुए या फिर रिपेल हुए आप बोल सकते हो। अगर वो कैथोड रेज क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो रहे थे तो ये नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होने लग गए। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती है, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो गैस जो आपने ये ट्यूब के अंदर जो गैस भर रखी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे जो आप एनसीईआरटी में आराम से पढ़ सकते हो। समझ आ रही बात है? अब देखिए ये जो आपकी जो रेज हैं जो एनोड से कैथोड जा रहे हैं, इन्हें आप सिंपली क्या बोल सकते हो, या तो इन्हें आप एनोड रेज बोल दो सिंपली, नहीं तो आप इन्हें क्या बोल सकते हो, इनका जो एक्चुअल ट्रेंडिंग नेम जो था वो क्या था, कैनाल रेज। सभी को पास समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो आप इन्हें एनोड रेज बोलते हो या फिर इन्हें कैनाल रेज बोल दो। तो जैसे कैथोड रेज जो थी बेटा वो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हुए थे, इन द सिमिलर वे आपके एनोड रेज किससे मिलके बने हुए थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हुए थे। समझ आ रही बात है? तो गोल्डस्टीन ने सबसे बेसिकली आप बोल सकते हो गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन्स की। इज एवरीथिंग क्लियर फॉर यू? ठीक है, सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो आप देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको आप लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखिए। तो पहली बात तो क्या है आपका, चार्ज ऑन आयन। मतलब जो आपका आयन जो है उस पे आपका चार्ज कितना है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सी बात भैया। मतलब अगर मान लीजिए आपका
चार्ज ज्यादा होगा, मान ली 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है, तो वो फील्ड के टूवर्ड्स उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बी से ए अगर मान ली चार्ज कम होगा तो मान ली इतना शिफ्ट होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो वो और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात है। दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। मतलब आप जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे, देखिए अट्रैक्ट कौन कर रहा है, फील्ड। अट्रैक्ट हो कौन रहा है, चार्ज। अब अगर मान लीजिए चार्ज ज्यादा होगा तब भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर फील्ड स्ट्रांग होगी तब भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात है। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मास ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। क्या मतलब वो इस वाले का, सिंपल सी बात भाई, जितना भारी पार्टिकल होगा, जितना हैवी पार्टिकल होगा, उसको डिफ्लेक्ट कर पाना उतना मुश्किल है। मान लीजिए कोई आपके सामने हैवी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसको आपको अगर मान लीजिए डिफ्लेक्ट करना है, उसको शिफ्ट करना है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर उतने ही फोर्स से आप किसी हल्की ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ आ रही बात है। तो जितनी भारी ऑब्जेक्ट उतना कम डिफ्लेक्शन। समझ आ गई बात है। तो बस ये बेसिक्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं जो न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स भी हुआ करते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन और जो हुआ करते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, और न्यूक्लियस में क्या हुआ करता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटम के अंदर दो पार्टिकल्स कोएग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी डिस्कवरी, इसका कंफर्मेशन हम लोग अभी तक लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर बात आती है कि जब ये दो पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए थे, और दोनों पार्टिकल्स, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से एटम न्यूट्रल हुआ करता है, ये भी बात प्रूव हो गई। पर न्यूट्रॉन्स की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि किसी के मन में, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि साइंटिस्ट है चैडविक, इनके मन में ये बात आकर आई ही क्योंकि एक थर्ड टाइप के पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे आप बस समझ लीजिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए मेरे पास ये पेन है, हमने आपको बोला इस पेन का वेट जो बेटा है 50 ग्राम्स है। कितना है, 50 ग्राम्स। हमने बोला कि शायद इसके अंदर दो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका मास मुझे कंफर्म पता है। कहने का मतलब पार्टिकल्स दो हैं, इसका मेरे को डाउट है अभी, लेकिन इसके हम लोग को जो पार्टिकल्स है उनका हमें मास पता है। कि हमने बताया आपको कि इस पेन के अंदर पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, दूसरे पार्टिकल का मास है 20 ग्राम, और इस पूरे पेन को आपने जब वे किया तो वो कितना है 50 ग्राम्स। अब कहने का मतलब क्या दी, क्योंकि हमने बताया मास तो हम लोग का श्योर है, मास में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। कहने का मतलब क्या है, इसमें थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट हो सकता है ना, थर्ड या फोर्थ पार्टिकल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यही बात हुई चैडविक के सेंस में भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखिए, अगर मान लिया आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट है, उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का मास काउंट नहीं कर पाते हैं। समझ आ गई बात सभी को है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को तो काउंट करेंगे नहीं एटम के मास में। तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा, अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो जितना प्रोटॉन्स का मास है वही पूरे एटम का मास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात भाई। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते, तो अगर आप सारा मास टोटल कर दें तो वो एटम के मास बराबर नहीं आना चाहिए था। यही बात हुई। पर जब उन्होंने ये चीज करी तो ये चीज बराबर नहीं आ पाई। समझ आ रही बात है। तो यही से हमने बात क्या निकाली कि न्यूक्लियस के अंदर एक थर्ड टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उनका मास जरूर होता है। समझ आ रही बात है। क्योंकि चार्ज नहीं है, अब मान ली मास है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसमें MP और में अगर आप MN जोड़ देंगे तो वह बराबर आ जाएगा किसके, मास ऑफ एटम के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ आ गई बात सभी को है। लेकिन क्योंकि हमने बताया आपको, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पे क्या हुआ करता है, न्यूट्रॉन पे क्या हुआ करता है, जीरो चार्ज है। यानी अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो चार्ज मेरा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। समझ आ रही बात है। अब बात करते रहो, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो क्या था, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। आप बस बेसिक समझ लिए कि एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, बस ठीक है। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल सोर्स हुआ करता है। सो स्टूडेंट्स, आपके अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ करते हैं, दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। समझ आ रही बात है। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोला करते हैं। अब क्या किया उन्होंने, इसको बेरिलियम की बहुत थी शीट, जो बेरिलियम मेटल हुआ एलिमेंट हुआ करता है ना, एटॉमिक नंबर 4, उसकी उन्होंने यहाँ पर इस पे बहुत ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने थ्रो किए, बम्बार्ड करवाए।
यहाँ से कुछ पार्टिकल निकले, उन्हें उस टाइम तक नहीं पता था कि ये न्यूट्रॉन्स हैं, बस उन्हें पता था कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं और जो इस ब्लॉक पे स्ट्राइक कर रहे हैं और कुछ प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटॉन्स हम आराम से जज कर सकते हैं क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो उन्होंने यहाँ से क्या बोला कि यहाँ पर कुछ तो बेटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इस ब्लॉक पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए किसी चीज़ का मास नहीं होता तो वो स्ट्राइक करेगी वहाँ पे, तुम्हें कुछ वहाँ पे दिखेगा भी नहीं। अब अगर मान लिया वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, कुछ नई चीज़ जनरेट भी हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, कोई मास वाला पार्टिकल वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हुआ करते हैं और उनके ऊपर क्या हुआ करता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हुआ करता है। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो कवर कर लिया है कि आपके एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ करते हैं, वो कितने टाइप के हुआ करते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, पर ये एक्चुअल में एटम में कहाँ पे रहा करते हैं, इनकी लोकेशन क्या हुआ करती है, वो कौन एक्सप्लेन करेगा, उसके भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। फिर वही बात, आप बोलोगे सर नाइन्थ में तुमने पढ़ ही रखा है थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, पर फिर वही चीज़ आ रही है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, तो हम लोग वो वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। समझ आ रही बात सभी को? सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।